हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में। और उसमें हम लोग अध्याय 1 संख्या पद्धति सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर चुके हैं। तो प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग जो है अगला प्रश्नावली यानी कि जो 1.2 है उसको सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.2 और उसमें आपका अपरिमेय संख्या यानी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं। तो उनको हम लोगों ने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया था जो है। तो आपके सामने देखिए एक संख्या रेखा है, उस पे 0 1 2 3 4 -1 -2, फिर इसके बाद 0 और 1 के बीच में 1/2 1/4 1/5 1/6 ऐसे आपके ये आपकी जो परिमेय संख्याएं हैं। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें, क्या आपको ये जो आपने बताया था ना, पहले 0 से शुरू किया, 1 2 3 उठाया, फिर इसके बाद 0 1 2 3 उठाया था, फिर इसके बाद -1 -2 भी उठा लिया, फिर इसके बाद आपने 1/2 3/4 इनको भी उठा लिया। फिर आपका क्या कुछ और संख्याएं बची? जरूर बची हैं भैया। उन्हीं संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। यानी कि जो संख्या, अभी हम लोग परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा है अपरिमेय, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके और जहां q/डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या आ जाए जो p/q के रूप में नहीं है, क्या है? p/q के रूप में नहीं है, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो यानी कि अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0। तो अपरिमेय संख्या का मतलब समझ चुके हैं कि वह संख्या जिसको आप परिमेय संख्या में न बदल सकें, उसे हम अपरिमेय संख्या यानी कि वह संख्या जो p/q के रूप में न प्रदर्शित की जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अगर इसके उदाहरण की बात की जाए, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण, तो आपका √2, √3, √5, √7, इसके बाद पाई, इसके बाद अशांत दशमलव जो होते हैं उनको भी आप जैसे 0.1011011 ऐसे आप डैश 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 लिखते जाएं, तो ये आपकी सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को क्या कहेंगे? जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं व्यक्त होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिस प्रकार से परिमेय संख्याएं आपकी अपरिमित हैं यानी बहुत सारी हैं, उसी प्रकार से अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित हैं, बहुत सारी हैं। और ये अगर √2, √3, √5, √7, √11, √13, √14, √15 यानी बहुत सारी हैं, √11 भी, √13 भी, √14 भी, √15 भी, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में अगर बात की जाए कि क्यों है, कैसे, इसकी चर्चा हम अगले क्लास 10th में करेंगे। वो आपके इस क्लास 9th में नहीं है। केवल हमें ये याद रखना है कौन सी हमारी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। अब अगर हम यहाँ पे अभी देखिए क्या था, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 से उठाना किया था, बैग में उठाया और रखते चले जा रहे थे। अब अगर यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को उठा करके आप एक बैग में, एक थैले में रख लें, तो जो एक आपको समूह मिलेगा, उस समूह को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला लें, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब एक साथ मिला लें, तो वो आपकी वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं भैया? वास्तविक संख्याएं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वास्तविक संख्याएं, और अंग्रेजी में इसको कहा जाए तो आपकी रियल नंबर्स होती हैं। तो रियल नंबर्स अगर आपसे पूछा जाए
तो रियल नंबर्स आपकी दो होती हैं, एक होती है परिमेय और एक आपकी परिमेय और दूसरी अपरिमेय। अपरिमेय यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, या कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिल सकती हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है संख्या रेखा पर आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की एक निश्चित स्थान होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अपरिमेय संख्या भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए √2, √3, 15 इस तरीके से आपकी ये अपरिमेय संख्या है। जो ये आपका चिन्ह है, ये आपका क्या है, वर्गमूल, अंडर रूट इसको पढ़ा जाता है। और क्लास 8th में आपने वर्गमूल निकालना भी पढ़ा होगा। तो जैसे √4 अगर निकालना है तो उसका 2 आएगा। केवल अभी तक आप धनात्मक की अध्ययन करते थे, लेकिन धन और ऋण में आता है। अंडर रूट अगर 16 अगर आपको निकालना है तो वो आपका प्लस और माइनस 4 आएगा। अब यहाँ पे अभी इसकी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याओं के अगर बहुत सारे उदाहरण के यहाँ पे √3, √5, 6, ये आपके 10 बहुत सारे लिखे हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं और इनकी उत्पत्ति की जो चर्चा की बात कही गई है वो कक्षा 10 में की गई है। अब यहाँ पे जो अभी आपको मैंने बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके आपकी वास्तविक संख्याएं मिलती हैं, वही बात यहाँ पर आ जाते हैं। यानी कि जो आपका संग्रह प्राप्त होता है कौन सा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह प्राप्त होगा उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे और इसको अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहा जाता है। और रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं को हम लोग आर से प्रकट करते हैं। और अर्थात वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, या तो परिमेय होंगी या फिर अपरिमेय होंगी। और ये भी कहा जा सकता है कि जो वास्तविक संख्या को अगर संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु के रूप में निरूपित किया जा सकता है, या ये कहें एक संख्या रेखा पर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स लाइन कहा जाएगा। जो वास्तविक संख्या रेखा होगी उसे रियल नंबर लाइन कहा जाएगा। ये बात हम लोग अब पढ़ेंगे। इसके बाद संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करना है उसको हम लोग अभी बाद में चर्चा करेंगे कैसे करना है। तो सीधे आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली पर, प्रश्नावली 1.2 पर। और जो संख्या रेखा पर निरूपित करना है, चलिए उसको पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद आप यहाँ पे उसको प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। संख्या रेखा पर अगर आपको √2 को प्रदर्शित करना है, यानी अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए आपको ये कंपास और ये डिवाइडर, इन दो इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास ये डिवाइडर नहीं है तब भी काम चल सकता है, लेकिन जो आपके पास ये कंपास है इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, देखिए जो आपका √2 है इसको हम लोग √2 के अंदर, अंडर रूट के अंदर 1 - 1 लिख सकते हैं, या कहें आप √1 का वर्ग धन 1 का वर्ग। अब आपने जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी उसमें पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कर्ण का वर्ग बराबर क्या पढ़ा था भैया, ध्यान करो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यही तो है, आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग, यही तो पढ़ा था, लंब का वर्ग। या कहें ये आपका वर्ग हटा देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो उसी के रूप में हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका 0 लिया और 0 से 1 यहाँ पे कट कर लिया। इस बिंदु को हम नाम दे दें भाई ए नेम दे दो, बी नेम दे दो, कुछ भी नाम दे दीजिए। अब इस ए बिंदु पर एक आपको जो बताया ना समकोण त्रिभुज की बात होगी यहाँ पे, ऐसे करके ये आपका एक और ये 90 अंश का, और इसको आप यहाँ पर बनाएंगे, ये कर्ण ज्ञात करेंगे। तो ये आपका √2 होगा, यही तो होगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो वही यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक ऐसे 90 अंश का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे भैया, जो आपके पास कंपास है उसको क्या करिए, कंपास को ये 0 पे रखिए, इसकी नोक को, और 0 और a के बीच की दूरी, यानी 0 और 1 को बीच की दूरी को नापिए, और कंपास की जो पिन है उसको आप यहाँ a बिंदु पर इस जगह पर रखिए, और 1 जितनी ये दूरी नापी थी उसी को
कट कर लीजिए, यहाँ पे कट कर लिया और ये भी आपकी 1 हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका ये बिंदु आया है उसको आप डॉट डॉट मिला दीजिए, इसका नाम दे दीजिए बी और ओ और इस बी को यानी 0 को और इसको डॉट डॉट मिला दीजिए। जो ये आपका आएगा √2 होगी। तो अब आप क्या करिए, कंपास लीजिए और कंपास यानी कि यहाँ पे 0 पे पॉइंट, ये जो आप इसको ओ नेम दे दिए या 0, इस पे आप इस कंपास की पिन को रखिए और ओ और बी को दूरी यानी कि ओ से बी के बीच की दूरी को इस कंपास में नापिए और कंपास में नापते हुए ऐसे एक आर्क लगा दीजिए, ऐसे करके आर्क। जहाँ पे ये कट कर रहा है इस नंबर लाइन पे, वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की, यही आपकी √2 होगी। और यही तरीका है आपको नंबर लाइन पे अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करना। चाहे जैसे आप करिए, वो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास अपरिमेय संख्या दी गई है उसको किसी 2 कर्ण और आधार के रूप में, 2 संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। एक संख्या का पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त करिएगा और एक आपका अपूर्ण यानी करिएगा, तब जाकर के आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, ये नियम ध्यान रखते हुए ही हम लोग आगे की प्रश्नावली हल करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देर के अब सीधे आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2 पर। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना हम लोग सीख चुके हैं। अब पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, इसके कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो आपका कथन दिया गया उसको सबसे पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। तो पहला भाग आपका क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अभी आपने वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या पढ़ी थी, जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिल करके वास्तविक संख्या बनती हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो आप इसको सत्य लिख दीजिए भैया, सत्य लिख दीजिए। ये कैसा है, सत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय मिलकर के बनती हैं, परिमेय और अपरिमेय मिलकर के, अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही आपकी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उस पे आ जाइए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। कि √x जो संख्या रेखा है, हर बिंदु, भाई संख्या रेखा मान लो आपके पास कोई एक संख्या रेखा दी गई है, ये आपके पास संख्या रेखा दी गई है, हर बिंदु √2 के रूप में, तो √m के रूप में क्या कह रहा है, इस यम आपका 0 1 2 3 से कुछ भी हो सकता है। क्या सारी संख्याएं, सारे नंबर्स इसी रूप में होते हैं? अभी बिल्कुल नहीं होते हैं भैया, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं इनको √2 -2 √-3, इनको आप कैसे, किसी भी ऋणात्मक संख्या का तो वर्गमूल ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर संख्या √m के रूप में नहीं होती है। तो जो -1 -2 -4 ऋणात्मक वाले नहीं होंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो आपका दूसरा वाला है वो कैसा हो जाएगा, असत्य है, ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरे वाले पे क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हर वास्तविक संख्या, अरे भैया असत्य है। क्यों, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय मिलकर के, तो वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है तो उसमें कुछ परिमेय भी तो होंगी। और यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, हर वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो वास्तविक संख्याओं का जो संकलन है, वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह है, वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना है। ये बात ध्यान रखना है। अब आपका जो पहला प्रश्न है सॉल्व हो जाता है। पहले का पहला भाग आपका सत्य है, बाकी दोनों कैसे हैं, असत्य हैं। एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दिया, कारण भी बता दिया, आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे वाले भाग पर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? भैया सभी के तो नहीं होते हैं।
लेकिन नहीं होगा। अब कह रहा है कि जो आपका प्रश्न में कि अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो भैया बहुत सारे उदाहरण हमारे पास, बहुत सारे। देखिए आप अंडर रूट 4 निकालिए, अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट 16 उसका वर्गमूल 4, अंडर रूट 25 आपका वर्गमूल 5 हो जाएगा, अंडर रूट 49 इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा। बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका आप वर्गमूल निकालें तो आपका परिमेय संख्या है। 2 आपकी परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या। अब जैसे अंडर रूट 7 निकालेंगे तो ये आपका अपरिमेय आएगा। तो ये बात आपका यहाँ पे जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, सभी के नहीं होते। कुछ के होते हैं, कुछ के परिमेय होते हैं, कुछ के अपरिमेय होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे वाले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने अंडर रूट 2 को निरूपित किया था भैया, ये अंडर रूट 2 को निरूपित किया था। ऐसे ही आपको अंडर रूट 5 भी निरूपित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक संख्या रेखा बनाएं और फिर इस अंडर रूट 5 को उस पर निरूपित करें भैया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपास की जरूरत पड़ेगी। कंपास निकाल लीजिए और स्केल भी निकाल लीजिए। बिना स्केल के कहाँ होगा कंपास, और स्केल निकाल लीजिए। अंडर रूट 5 को हम लोगों ने लिख लिया। अब इस अंडर रूट 5 को हमें आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के रूप में निरूपित करना है। तो 5 को हम लोग 4 धन 1 लिख सकते हैं और इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग और धन इस 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो ये आधार है वो 2 है और लंब आपका 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक संख्या रेखा बना ली। वो 0 से 1 2 3 4 ऐसे आपने निरूपित कर दिया। यहाँ पे ये आपकी एक संख्या रेखा है भैया, और इस संख्या रेखा पर ही हमको अंडर रूट 5 को दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करिए, कंपास निकालिए। जो अंडर रूट 2 ये आपका 2 का वर्ग लिखा है, यानी कि 2 आप यहाँ से, तो क्या करिए सबसे पहले यहाँ से क्या करिए, 0 से लेकर के 2 के बीच को डार्क कर लीजिए। 0 से 2 के बीच को स्केल लेकर के लाइन खींच लीजिए, तो इसको डार्क कर लेंगे। फिर इसके बाद जो बिंदु ये 2 है इसका नाम दे दीजिए ए या बी, और जो ये आपका 0 है इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं पी। तो पी और ए आपकी 2 यूनिट है। अब इसके बाद यहाँ पे इस ए बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। 90 अंश का कोण बनाने के लिए आपको प्रोटेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो भैया प्रोटेक्टर भी आप अपने पास रखिए और उस प्रोटेक्टर की सहायता से आप क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप रख करके यहाँ पे 90 अंश ए बिंदु पर रख करके 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करिए, जो पी है, पी पर इस कंपास की नोक रखिए और यहाँ पे पी और 1 के बीच की जो दूरी है वो आप क्या करिए, कट कर लीजिए। पी और ए के बीच की दूरी को कट करिए। फिर आप पी और 1 ये दूरी नापिए। फिर अपने कंपास की पिन को इस ए बिंदु पर रखिए, कंपास की पिन ए बिंदु पे, और एक आगे ऐसे कट मार्क इस रेखा पर ए एक्स नाम दे दिया। ए एक्स रेखा पर एक कट लगा दीजिए। तो यहाँ पे कट लगाएंगे, उसका नाम दे दीजिए बी। तो ये जो आपकी ए बी है वो आपकी एक इकाई है, यहाँ पे एक है। अब इसके बाद P को B से डॉट डॉट मिला दीजिए। P को B से जब आप मिलाएंगे यही आपका अंडर रूट 5 होगा, क्योंकि ये 2 का वर्ग और ये आपका 1 का वर्ग। तो अंडर रूट 5, क्योंकि ये 90 अंश का कोण, P भी आपकी कर्ण हो गई। अब आप क्या करिए, कंपास निकालिए और पी बी को नापिए। कंपास की पिन पी पर रखिए और बी तक ले जाइए और फिर उसको बी तक नापा और ऐसे आर्क लगाइए, नीचे की तरफ आइए इस संख्या रेखा पर, या आप चाहें तो पी बी को नाप लीजिए और जो आपकी ये पी वाई रेखा है इस पी वाई रेखा पर पी से और इस रेखा पर कट मार लीजिए। पी पर नोक रख करके कट मार लीजिए। जहां पे कट कर रहा है वही आपका पी, ये आपका पी, आप यहाँ पे इसको पी क्यू नाम दे दीजिए। तो पी से, या आप ऐसे डार्क ऐसे आर्क लगाएंगे। जब आर्क ऐसे लगा दीजिए वो कट करेगा,
तो जो आपकी पी क्यू रेखा है, पी से क्यू के बीच की दूरी, यही आपकी √5 है और √5 को हम लोगों ने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, उनको आप रिवाइज कर सकते हो, उनको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करना है, बहुत सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिएगा और देखेंगे हम लोग जो प्रश्नावली 1.2 है उसका तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। आप चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक शीट, बड़ी शीट पर लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल है सर्पिल, ये आपका दिया गया है, ऐसे बनाइए, खींचिए, जो √2, √4, √3 इस तरीके से आपकी निरूपित हो जाएगी। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो हमारी प्रश्नावली 1.2 है भैया वो कंप्लीट हो जाती है। आज के इस वीडियो में यहीं तक, जो अगली प्रश्नावली है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के साथ।